हेलो बच्चों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। ये कम से कम राजस्थान हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए। और ज़्यादातर ये आरपीएसयू में भी ज़्यादातर पूछा जाता है। हर किसी राजस्थान की जो जीके है इसके बिना अधूरी है, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देखो, जैसे कि इसमें पढ़ते क्या है, जैसे कि आप देखते हो कि भारत आज़ाद होने से पहले यहाँ तो या तो भारत में राजा महाराजा रिया करते थे, या मुगल या ब्रिटिश शासन था, ठीक है। या तो राजा महाराजा रिया करते थे, या तो ब्रिटिश शासन था, या तो एक प्रकार के कह लीजिए कि उन दोनों के बीच का था, जिन्हें ठिकाना बोल देते थे। चलो, वैसे अब मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि पूरे भारत में 500 प्लस रियासतें थी। रियासतों का मतलब होता है कि एक प्रकार के उनके पास एक खुद की कंट्री थी, उनकी खुद की सेना थी, खुद की राशन भंडार थे, खुद के मंत्री थे, खुद की आपके विदेश नीति थी। उन सबको रियासतों को भारत में मिलाना बहुत ही कठिन काम था, और ये एक ही आदमी कर सकता था हमारे पूरे भारत में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहते हैं। उनको ऐसे नहीं बोला जाता, उनका बहुत बड़ा भूमिका है हमारे भारत को एक करने में। कई रियासतें तो ऐसी थी कि भारत में कि भारत और पाकिस्तान जब बट रहा था तो पाकिस्तान में भी जा रही थी, और शंका ये थी कि राजस्थान की कुछ रियासत भी पाकिस्तान में ना चली जाएं। इसलिए राजस्थान के एकीकरण को पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ जैसे आप देखते होंगे, राजस्थान में जैसलमेर या कुछ ही पाकिस्तान के बॉर्डर पे राज्य हैं। यदि ये देखना है कि हम उनको उनके राजाओं को कैसे राजी किया और अपने भारत संघ में शामिल किया, नहीं तो वो पाकिस्तान के भी हिस्सा हो सकते थे। और कई राज्य ऐसे, कई जिला ऐसे हैं आपके जो कि उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। तो फिर आप लोग जो राजस्थान में रह रहे हो तो कुछ जिला आपके उत्तर प्रदेश में होते, आप रहते हो उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग राजस्थान में जो अब रह रहे हैं वो पाकिस्तान में रहते। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, ये जब भारत जब छोड़ रहे थे क्रांति के बाद, उनको लग गया क्रांति 1857 की क्रांति के बाद कि भारत को छोड़ना पड़ेगा अब, क्योंकि 1857 में ही वो भारत को छोड़ देते। लेकिन हमने जो काम करा, हमारे जो 1857 के जो क्रांतिकारी थे और जो नेता थे, वो एकजुट न हो पाए। यदि एकजुट होके, एक संगठन होके और एक नेतृत्व करते तो शायद 1857 की क्रांति कुछ और होती और हमारा देश 1857 में ही आजाद हो गया होता। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि 500 प्लस रियासतें को इकट्ठा करके और अपने भारत संघ में मिलाना बहुत कठिन काम था। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, कुछ स्टेट आपके, कुछ जिला ऐसे होंगे जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर मिलते, वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। वही तो देखना है हमको, ठीक है। कैसे कैसे ये राजस्थान कैसे कैसे बना और कैसे कैसे इसका पहले क्या नाम था, ठीक है। देखो, राजस्थान का एकीकरण बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान में आप देखोगे जलवायु भी बहुत अलग अलग चेंज है। कहीं रेगिस्तान है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, और कहीं माउंट आबू नाम की जगह भी है, तो वहाँ बहुत अच्छी सौंदर्यकरण भी है। कहीं खेत खलियान भी हैं, हरे बड़े पेड़ पौधे भी हैं, और कहीं बिल्कुल सूखा है, कहीं बिल्कुल पानी नहीं है, कहीं बिल्कुल पानी है। तो राजस्थान में विभिन्न विभिन्न तरह के संस्कृति देखने को मिलती है, भाषा देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। उनको राजस्थान में मिलाना बहुत ही जटिल काम था, उनकी सभ्यताएं अलग थी। तो यही, अब आगे चलते हैं। जैसे कि राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण में कम से कम स्वतंत्रता के समय
स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। वो कौन था केंद्र शासित प्रदेश? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। और आपका जो ठिकाने थे वो ठिकाने थे आपके कुशलगढ़, लावा और निमराना। ठीक है, ये ठिकाने थे। रियासत विभाग ने गठन जो किया 5 जुलाई 1947 में किया कि हाँ भाई, रियासत विभाग गठन का मतलब यही है कि कैसे रियासत को एकजुट करा जाए। ठीक है, और कम से कम राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन लगे। और अध्यक्ष कौन थे आपके इसके? अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। और निमराना के ठिकाने के जो शासक थे वो राव राजेंद्र सिंह अलवर, क्योंकि निमराना कहां पड़ता था? अलवर में। कुशलगढ़ ठिकाने का शासक कौन था? राव हरेंद्र सिंह, जो कि सबसे बड़ा ठिकाना था। ये कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। लावा ठिकाने का शासक कौन थे? प्रदीप सिंह, ये सबसे छोटा ठिकाना था। अरे कहां पर था उस समय? टोंक में। अब लागा जयपुर में है। हमारे देश में कितनी रियासतें थी? कम से कम 565 रियासतें थी। भारत में 565 रियासतें थी और प्रत्येक रियासत को स्वतंत्र, अंग्रेजों ने एक बात और कह दी थी कि प्रत्येक रियासत को स्वतंत्र होगी कि वह किसी राष्ट्र में मिल जाए या स्वतंत्र रहे या अपना स्वतंत्र रहे। जब किसी रियासत को यह बोल दिया कि चाहे तो आप मिल जाओ चाहे आप मत मिलो, तो वो क्यों मिलेगा? वो राजा अपनी इस रियासत को क्यों मिलाएगा भारत में, जब वो खुद प्रधानमंत्री है उस राज्य का, उस देश का, उसकी खुद की सेना है, उसके खुद मंत्री हैं, उसकी खुद खान पीन संस्कृति कला सब चीज अलग है, तो वो आपके देश में क्यों मिलेगा? तो उसकी तो गद्दी छिन जाएगी ना। वो प्रजा पर राज कर रहा है वो। तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में देशी राज्यों को अखिल भारतीय संघ में मिलाने की सिफारिश की गई थी। कब की गई थी? 1935 में भारत शासन अधिनियम में देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन परंतु राजाओं की अरुचि के कारण यह संघ अस्तित्व में अब नहीं आया था। यदि आप जो राजस्थान को एक देखते हो, ये राजस्थान यदि राजा महाराजाओं के होता तो एक जिले से या एक राज्य से दूसरी रियासत में जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता। जैसे आप पाकिस्तान में जाते हो तो वीजा लेते हो, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब भारत के तो हिस्से, बांग्लादेश, लेकिन वीजा लेते हो ना। ऐसे ही राजस्थान के कुछ जो रियासतें थी वो यदि एक नहीं होती तो राजस्थान में, जैसे अब आप ट्रेवल कर रहे हो, भरतपुर से चलते हो जयपुर के लिए तो आपको वीजा देना पड़ता। जयपुर से चल रहे हो आप जोधपुर के लिए, जोधपुर से चल रहे हो आप बांसवाड़ा के लिए, बांसवाड़ा से चल रहे हो आप अजमेर के लिए। तो ये जो रियासतें थी बहुत मजबूत रियासतें थी। ऐसा नहीं था ये कि छोटे मोटे थे ये राजा। महाराणा प्रताप की जगह है ये, स्थान है ये। इसमें नए नए राजा, नए नए वंश मिलते हैं। हाड़ी रानी वंश, जाट वंश, यदु वंश, मीणा के लोग, राजपूत समाज, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग इस राज्य में निवेश करते थे, रहते थे।
तो उन सबको मिलाना भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुए जो 19 रियासतें थी उनके नाम, जैसे कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर भरतपुर एक ऐसी रियासतें थी जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से मिलती थी, और करौली का कुछ हिस्सा भी। तो इनके बीच में एक ऐसी बहस चली थी कि उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाएं। ये मथुरा बॉर्डर के पास पड़ती है। जब गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हो आप लोग, तो आप देखते हो कि 22-23 कोस की जब परिक्रमा स्टार्ट करते हो, तो कुछ समय चलने के बाद मथुरा में जब परिक्रमा लगाने स्टार्ट करते हो, कुछ दूर जाने के बाद 4-5 किलोमीटर जाने के बाद आपको बोर्ड मिलेगा कि राजस्थान में आपका स्वागत है या भरतपुर में आपका स्वागत है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की तो खुद की सेना थी। बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही। अलवर, भरूचपुर, धौलपुर, ये तो उत्तर प्रदेश की सीमा में थी। कुछ ऐसी रियासतें हैं इसमें जो पाकिस्तान की सीमाओं से मिलती थी, तो उनका भी डर लगा रहता था कि भाई ये पाकिस्तान में ना मिल जाए, उनको भी लेना था। आज सिरोही तो बहुत सुंदर है, जब भी तो उसमें हेडक्वार्टर बनाया है किसका, एजीजी का। फिर बाद में उसको किसका बना दिया, राज्यपाल का। सिरोही में क्या है, आबू। जब अजमेर में आप देखते हो, अजमेर में जब एजीजी रिहा करता था तो वो अंग्रेज को वह जगह गर्मी की वजह से अच्छी नहीं लगी, वो परेशान हो गया, गर्मी ज्यादा है। उसने राजा महाराजा से कहा, भाई आपके यहां कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर गर्मियों में आराम से रहा जा सके, सर्दी हो, कम टेम्परेचर को। तो एक सिरोही में ही थी वो। और कौन सी जगह थी, आबू। जब भी तो आबू में क्या, आबू में जब भी तो हेडक्वार्टर बनाया कि किसका, एजीजी का। फिर बाद में वो एजीजी का पद समाप्त होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, राज्यपाल में। तो आप देखते हो राज्यपाल 6 महीना कहां रहते हैं, आबू में, 6 महीना कहां रहते हैं, अजमेर में। टोंक राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें मुस्लिम राजा थे। शाहपुरा, प्रतापगढ़, शाहपुरा तो सबसे छोटी थी, इनको तो तोहफों की सलामी भी नहीं मिलती थी। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही और कोटा। आजकल कोटा आप देखते हो, कोटा तो हर किसी की जुबान पर याद होगा जरूर। कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं कोटा का नाम नहीं जानता हो। कोटा किस चीज के लिए मशहूर है आज के जमाने में, आईआईटी, जेई, नीट, कोचिंग हब माना जाता है। वहां पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स, कोचिंग संस्थान चल रही है वहां पर। यूपी, बिहार, झारखंड के बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। लेकिन कुछ समय से बच्चे आत्महत्या करने लगे, तो धीरे 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 वहां से बच्चे घटने लगे। लेकिन अब आज के जमाने में भी बच्चे हैं वहां पर, पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोचिंग संस्थान खाली है। कोटा तो बिल्कुल जानते ही हो गए आप, बिल्कुल। और कुछ ऐसी थी जिन्हें, एक दो ऐसी होंगी जो इनमें से एक दो रियासत को बिल्कुल जानते हो गए आप, जैसा जयपुर। जयपुर भी जानते हो गए क्योंकि जयपुर क्या, राजधानी राजस्थान की। बीकानेर,
बीकानेर के आपने देखा होगा कहीं कहीं मिठाई के वो खुले पड़े, मिठाई के बड़े बड़े जो वो हैं हलवाई या स्टोर कह लीजिए, दुकान, बड़े बड़े जो दुकान है बीकानेर के नाम से चल रही हैं आज के जमाने, आज के समय में। तो बीकानेर एक रियासत था भाई, कोई हलवाई नहीं था वहां, ये तो बाद में एक ब्रांड बना दिया। जैसलमेर, जैसलमेर की तो बिल्कुल ही अलग कला संस्कृति है। तो 19 रियासतें ये मिलाई गई थी जब बना था ये राजस्थान आपका। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन? अजमेर। 3 ठिकाने कौन से? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्र रहने वाली रियासतों को, भाई सरदार पटेल ही समझ गए थे कि भाई ऐसे तो राजा महाराजा हमारे भारत संघ में विलय नहीं करेंगे, तो उनको एक टर्म एंड कंडीशन लगाई कि यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो आपके पास 2 शर्त होनी चाहिए। कम से कम आपके पास 10 लाख की आबादी होनी चाहिए, जनसंख्या पॉपुलेशन होनी चाहिए, और 1 करोड़ की वार्षिक आय होनी चाहिए। जब तो आप आजाद स्वतंत्र रह सकते हो। और पूरे राजस्थान में 4 ऐसी रियासतें थीं जो चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती थीं। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। देखो इसमें लिखा भी है, स्वतंत्र रहने वाली रियासतें के समक्ष रियासती विभाग ने शर्त रखी कि स्वतंत्र रहने के लिए उनके पास कम से कम क्या होना चाहिए? 10 लाख रुपए, 10 लाख की आबादी। कितनी? 10 लाख की आबादी और 1 करोड़ की वार्षिक आय। इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासतें थीं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। भारत में सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली कौन सी रियासत थी? बीकानेर। बीकानेर चाहता तो खुद स्वतंत्र रह सकता था, लेकिन वहां के राजा ने इतनी बढ़िया कूटनीतिक अपनाई कि वो मैं तो भारत में ही रहूंगा, अब भारत में रहना चाहता हूं। बीकानेर के राजा थे शाहदुर्ल सिंह जी, और उन्होंने 7 अगस्त 1947 को बीकानेर को किसमें मिलाने की घोषणा कर दी? राजस्थान में। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए उन्होंने कि हाँ भाई हम तैयार हैं। सबसे पहली रियासत थी कौन सी? बीकानेर। सबसे अंतिम रियासत कौन थी? धौलपुर। सबसे अंतिम रियासत कौन थी? धौलपुर। ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंथिंगो ने रियासतों को के विलय की बात की थी। क्या की थी? 1939 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंथिंगो ने रियासतों के विलय की बात की थी। क्रिप्स मिशन में भी ये बात लिखी है। क्रिप्स मिशन व कैबिनेट मिशन में भी इन रियासतों के संघ की में विलय की सिफारिश की थी। 1939 में ईस्वी में बात करी थी, फिर बाद में क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन भी बनाया तो रियासतों को संघ में विलय की सिफारिश की थी। अब देखो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है तो किस धारा के हो रहा है? भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 इसकी धारा 8 के अनुसार भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान 2 भागों में किया जाएगा। जब यह घोषणा होगी कि भारत के टुकड़े होंगे या भारत का बंटवारा होगा या भारत का विभाजन होगा, तो कुछ ऐसे लोग कुछ लोग तो भाई ये भी थे कि भाई मैं तो पाकिस्तान में मिलूंगा। ऐसे राजस्थान में भी कुछ ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। 3 जून
1947 को लॉर्ड माउंटेन, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा कर दी थी। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा कर दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसरॉय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम लास्ट गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती गोपालाचार्य। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सबसे पहले रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली कौन सी थी? बीकानेर। अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर। चौबीस या 25, कहीं कहीं 24 भी लिखा है, नहीं कहीं कहीं 25 भी लिखा है, कहीं कहीं 26 भी लिखा है। तो 25 और 26 जून 1946 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर में राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं को सम्मेलन आयोजित किया तथा राजस्थान यूनियन के निर्माण की योजना की पुरस्कृति की। इसमें 22 राजाओं ने भाग लिया था। जब ये बात पता पड़ी कि हमें तो भारत में मिलना ही पड़ेगा, हमारे पास हाथ नहीं है बात, जब राजाओं महाराजों की बात लगी तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हमें खुद राजाओं महाराजाओं जितने भी ये इकट्ठे होके एक यूनियन बना लें और भारत संघ से डिमांड कर सकें कि हमको क्या क्या चाहिए और हम अपनी टर्म एंड कंडीशन उन पर लगा सकते हैं। महाराणा भूपाल सिंह के जो संवैधानिक सलाहकार थे के.एम. मुंशी की सलाह पर फिर 23 मई को फिर दोबारा राजाओं को उदयपुर में आमंत्रित किया, फिर दोबारा बुलाया गया। के.एम. मुंशी एक ऐसे सलाहकार थे जो अभी खुद का संविधान बनाने भी लगे थे। कहते ही है कि उनका संविधान पढ़ के पिछोला झील में फेंक दिया था राजा महाराणा ने अपनी संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी की सलाह पर 23 मई 1947 ईस्वी को उन राजाओं को पुनः उदयपुर में आमंत्रित किया। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने भी यह प्रयास किया कि कैसे ही इकट्ठे हो, और जयपुर तो ये चाह रहा था कि अलवर और करौली, एक समय में अलवर और करौली जयपुर के हिस्सा थे कि ये हमारे हिस्से में आ जाएं, और सवाई मानसिंह चाह रहे थे कि भरतपुर और अलवर ये चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाएं, लेकिन अलवर और करौली अलवर और करौली को जयपुर में मिलाना चाह रहे थे वो। चाहे भरतपुर और धौलपुर उसमें मिल जाएं उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार का प्रयास कोटा के महाराज भीम सिंह ने भी किया था तथा डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह द्वारा भी किया था। कि कोटा के भीम सिंह ये चाह रहे थे कि भीम बूंदी और झालावाड़ मिलकर और कोटा मिलकर हाड़ौती देश बनाया जाए, और महारावल लक्ष्मण सिंह जी जो डूंगरपुर के राजा थे वो ये चाह रहे थे कि डूंगरपुर के जो हिस्सा है बांसवाड़ा, प्रताप सिंह, ये छोटी छोटी रियासतें थी। भाई भारत देश ने ये कह दिया जो छोटी रियासतें हैं उन पर टर्म एंड कंडीशन ये लगा दिया, या तो आपके पास इतनी जनसंख्या होनी चाहिए या 1 करोड़ की वार्षिक आय होनी चाहिए। तो छोटी छोटी रियासतें थी ये, तो इन्होंने राजा महाराज ने सोचा कि हम तीनों एक मिलकर एक हो जाते हैं, तीनों रियासतें मिलकर एक हो जाते हैं और अपने
फिर भारतीय संघ में मिलने के लिए हम अपने टर्म एंड कंडीशन थोप सकते हैं या कह सकते हैं। देखो इसमें लिखा भी है, इसी प्रकार के प्रयास कोटा महारा भीम सिंह तथा डूंगरपुर महारालव महारावल लक्ष्मण सिंह जी द्वारा भी किए गए थे। बूंदी और झालावाड़ हाड़ौती देश, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को बांगड़ देश। बनाने की कोशिश कर रहे थे। राजस्थान में जोधपुर के जो राजा थे महाराजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। पी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट में उल्लेख में किया था। जब मेवाड़ के राजा ने पाकिस्तान से मिलने से मना कर दिया तो जोधपुर के राजा ने भी पाकिस्तान में से मिलने से मना कर दिया। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुर, जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर, और मुस्लिम रियासत आपकी कौन थी? टोंक। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होके 1 नवंबर 1956 को खत्म हुआ था। इसके 7 चरण बनाए थे। प्रथम चरण को बोलते हैं मत्स्य संघ, द्वितीय चरण को बोलते हैं पूर्व राजस्थान संघ, तृतीय को संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण को वृहत राजस्थान, पांचवें को संयुक्त वृहत राजस्थान, जब छठे में राजस्थान संघ बना, और 7वें में जब कहीं राजस्थान बना जो आज का राजस्थान है। सात चरणों में राजस्थान का गठन। पहले 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ का निर्माण किया। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की रियासतों का विलय करा। फिर 18 अप्रैल 1948 में उदयपुर की रियासत राजस्थान संघ में विलय करा। अठारह मार्च 1948 में पहला जो चरण था यही हुआ कि किस किस को रियासत को मिलाया, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर। फिर दूसरा हुआ 25 मार्च 1948 में बूंदी, कोंटा, झाड़ावाल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोल, मतलब 9 रियासतें थी ये। फिर इसका निर्माण किया राजस्थान संघ में। इसका नाम क्या रखा? राजस्थान संघ। फिर राजस्थान संघ में जब उदयपुर बना, उदयपुर का विलय हुआ तो 18 अप्रैल 1948 में। फिर राजस्थान संघ में प्लस उदयपुर में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लावा और जैसलमेर रियासतों का राजस्थान में विलय होने की घोषणा हुई। तो यही पढ़ रहे थे। पहला है प्रथम चरण 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ। इसमें एक ठिकाना भी था नीमराणा, जो किसमें पड़ता है? अलवर में। अलवर, भरतपुर, देखो इसमें ये अलवर है, ये भरतपुर है, ये धौलपुर है, ये करौली है। ये राजस्थान के किस हिस्से में है? देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब और
पश्चिम। भाई उत्तर ये हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो राजस्थान के पूर्वी हिस्से को सबसे पहले मिलाया गया। जब हमारे राजा महाराजा या इच्छुक नहीं थे हमारे भारत संघ में मिलने के लिए, तो हमारे राजा देश के नेताओं को भी समझ में ये नहीं आया कि सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना होगी जिसकी प्रथम चरण और मत्स्य संघ का निर्माण हो गया। ऐसा क्या हुआ था? गांधी जी की हत्या कर दी गई। जब गांधी जी की हत्या हुई तो उसमें भरतपुर भी कहते हैं शामिल था। देखो अलवर जो है वो कछुआ किसका? अलवर जो कछुआ राजवंश है के अंतर्गत आता था। भरतपुर जाट राजवंश के, करौली यदु जादौन राजवंश के, धौलपुर जाट राजवंश के, नीमराना ठिकाना जो कोटपुतली बहरोड में पड़ता है वो चौहानों की थी। अलवर भरतपुर में मुसलमानों ने भारत से अलग होने के लिए मेव स्थान बनाने की घोषणा या मांग की थी, जिसमें अलवर नरेश तेज सिंह व उनके पीएम एनवी खरे पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगा, तो भारत सरकार ने अलवर रियासत पर अपना नियंत्रण कर लिया। जब मेव मुसलमान भारत से अलग होना चाह रहे थे, मेविस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां के जो नरेश थे तेज सिंह और उनके पीएम एनवी खरे, उन पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगा दिया और भारत ने सबसे पहले अलवर को ही लिया। भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह से भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, तो भारत सरकार ने 14 फरवरी 1948 को भरतपुर का प्रशासन एसएन सनपुरु को नियुक्त कर दिया था। जो भरतपुर के राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, उन पर यह आरोप लगा दिया जी आपने जी झंडा ही ना फहराया 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन। नहीं, वो कहने लगे राजा ब्रजेंद्र सिंह जी, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने फहराया था। तो वो कह रहे नहीं नहीं आपने नहीं फहराया था झंडा और आपने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। तो इस बात से नाराज होकर ब्रजेंद्र सिंह खुद एसएन सनपुरु को भरतपुर के दिया थे। भरतपुर का प्रशासन किसको दिया थे? एसएन सनपुरु को। मतसंघ संघ को चलाने के लिए, मतसंघ संघ को प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कुशल किशोर चतुर्वेदी जो भरतपुर के थे, मास्टर भोलानाथ अलवर के थे, गोपीनाथ यादव थे, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के थे, चिरंजीवी लाल शर्मा करौली के थे। इन सबको सम्मिलित किया। प्रथम चरण मतसंघ संघ 18 मार्च 1948 में सबसे डेवलप्ड इन चारों रियासतों में सबसे डेवलप कौन थी? अलवर। तो इसको ही राजधानी बना दिया, राजधानी अलवर। प्रधानमंत्री कौन? शोभाराम कुमावत, जो कहां के थे? अलवर के थे। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, जो राजस्थान के नेहरू के रूप में जाने जाते हैं और वो भरतपुर के थे। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के राजा थे। उपराज प्रमुख गणेशपाल करौली के राजा। नामकरण के एम मुंशी जी ने किया था, क्योंकि मतसंघ संघ ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में यहां पर पांडव लोग रिहा करते थे और पांडव लोगों की राजधानी थी
उद्घाटन कहाँ करा? भरतपुर में। कहा? लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग इतना बढ़िया है, इसका इतिहास इतना गजब पढ़ोगे कि ये मिट्टी से बनाया हुआ किला बताते हैं। और इस पर अंग्रेजों ने कई बार कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इसको ना तो कब्जा कर पाए ना ढह पाए। भरतपुर में गाने चलते हैं इसके कि लोहागढ़ दुर्ग में नहीं कब्जा कर पाए। वार्षिक आय क्या क्या है? या तो कह लीजिए 1,84,00,000 या 184,00,000। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12,000 वर्ग किलोमीटर हो गया था। जनसंख्या के हिसाब से 18,33,000 के आसपास हो गया था। और भरतपुर के राजा कौन थे? बृजेंद्र सिंह। अलवर के राजा तेज सिंह और उनके पीएम एनवी खरे। प्रथम चरण में राजाओं को पेंशन मिलती थी, उसको बोलते थे प्रीवी पर्स। अलवर के राजा तेज सिंह को कितनी मिलती थी? 5,20,000 रुपए। भरतपुर के राजा बृजेंद्र सिंह को 5,02,000 रुपए। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी को 2,64,000 रुपए। और करौली के राजा गणेश पाल जी को 1,05,000 रुपए। ये पेंशन मिलती थी राजा महाराजाओं को भारत संघ में मिलने के लिए। द्वितीय चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। इसका क्या नाम रखा गया? पूर्व राजस्थान संघ। इसमें क्या करा? इसमें देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, फिर डूंगरपुर, प्रतापपुर, शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक और लावार, कुशलगढ़ ठिकाना भी मिलाया। इसमें कम से कम कितने क्या 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 मिलाया? इसमें 9 रियासतें थी, तो एक प्रकार के ठिकाने मान लीजिए। कोटा, बूंदी, झालावाड़ किसकी रियासत थी? किसकी रियासत थी? बांगड़ की या किसकी? कोटा, बूंदी, झालावाड़ अलग रियासत थी। उसका एक देश बनाना चाह रहे थे, अभी मैंने बताया था पहले ही। राजस्थान यूनियन इसको इंग्लिश में बोला गया। बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक। कोटा, बूंदी, झालावाड़ किसकी रियासत थी? हाड़ौती की। किसकी रियासत थी? हाड़ौती की। कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांगड़ में। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत। किशनगढ़, शाहपुरा ऐसी रियासत थी जिन्हें तोपों की सलामी ही नहीं दी जाती थी। कुशलगढ़ ठिकाना जो टोंक में था, बांसवाड़ा में पड़ता है। शाहपुर के राजा सुदर्शन सिंह बहुत ही प्रगतिशील राजा थे और अपनी रियासत में सबसे पहले उत्तरदायी की स्थापना की। किशनगढ़, शाहपुरा ने अजमेर, मेरवाड़ा में विलय होने के लिए विरोध किया था। अजमेर जो चाह रहा था कि ये चाह रहे थे कि किशनगढ़ और शाहपुरा ये अजमेर में विलय हो जाए, लेकिन इन्होंने विरोध कर दिया। किसने विरोध कर दिया? किशनगढ़, शाहपुरा ने।
उद्घाटन कब करा? 25 मार्च 1948 में। किसने किया? एनवी गॉडगिल ने। सर पहले वाले चरण का भी एनवी गॉडगिल ने किया था और इनका भी, हाँ इनका ही किया, इन्होंने ही किया। कहां? कोटा में। जब पहला ही वो चरण का उद्घाटन करने गए थे तो वहां के भारत के पीएम ने बोला कि आप भाई दूसरा चरण भी आप तो आप ही उद्घाटन कर देना। राजस्थान संघ में, इसको राजस्थान संघ भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसमें पूर्व राजस्थान भी बोलते हैं। तो कब इसका उद्घाटन कब हुआ? 25 मार्च को, 25 मार्च 1948 को। इसके राज प्रमुख कौन थे? महाराज भीम सिंह कोटा। ब्रिटिश उपराज्य प्रमुख कौन थे? बहादुर सिंह बूंदी। कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे? लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा, जो शाहपुर के रहने वाले थे। राजधानी कहां? कोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 16,807 वर्ग किलोमीटर मील। जनसंख्या कितनी थी? 23,34,220। आय कितनी होगी? 1,90,00,000। महारावल चंद्रवीर सिंह जो बांसवाड़ा के थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांगड़ की। टोंक एक मुस्लिम रियासत। किशनपुर, शाहपुरा, तोपो। ऐसी दो रियासतें थी जिन्हें तोपों की शुरू में सलामी नहीं दी जाती थी, बाद में देनी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि ये छोटी छोटी थी। कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में। वैसे है टोंक में। शाहपुर के राजा सुदर्शन इतने बढ़िया थे, जब उन्होंने भारत नेताओं ने कहा कि आप भारत में मिल जाओ, तो उन्होंने कहा मैं तो अपनी जनता से पूछूंगा आप कौन होते हो मुझसे ये कहने वाले कि मैं कहां मिलूंगा कहां नहीं। मेरी जनता जहां तय करेगी मैं वहां मिलूंगा। तो इसलिए इनको बहुत प्रगतिशील राजा बोला और सबसे पहले उत्तरदायी की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान 25 मार्च को उद्घाटन हो गया। इसके प्रीवेंट्स भी मिलते थे कुछ